नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने आया हूं और हम जो सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से पाठ 1 कर रहे हैं, आज हम भाग 4 में लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में करेंगे। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को किया था, जो कि आपके एग्जाम में 2 अंक के या 1 अंक से संबंधित थे, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो आपके 3 अंक से संबंधित होंगे। और मैंने सबसे पहले ही पहला लेसन जो स्टार्ट किया है उसका पहला ही क्वेश्चन दिया है पाठ के नाम से, जैसे संसाधन किसे कहते हैं। और मैंने आपको बार बार रिपीट करके भी बताया कि हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले वे भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी एवं मूल्यवान होते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और चौथा है विकास की अवस्था के आधार पर। पहला मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। मैंने बताया पहला जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये है उत्पत्ति के आधार पर। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, यानी 4 प्रकार के हमने संसाधन पढ़े, और चारों प्रकारों में हमने उनके आधार पर आपको बताया, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और विकास की अवस्था के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, कि संसाधनों के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए, संसाधन उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं? एक सुई से लेकर एक जहाज के निर्माण में संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरा, ये सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी भूमि भी सीमित है और सीमित स्थान पर सीमित ही संसाधन पाए जाएंगे। संसाधन हमारे लिए कई प्रकार की वस्तु बनाने में सहायक होते हैं, और संसाधन हमें वस्तु बनती है, वस्तु हमारे पास पहुंचती है, तो संसाधन हमें सेवाएं भी प्रदान करते हैं, और इनकी उपयोगिता विज्ञान और तकनीकी विकास के साथ बदलती रहती है। तो ये संसाधन के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय संसाधन में और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो ये कह रहा है नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो लगातार प्रयोग किए जा सकते हैं, और इनके समाप्त होने की स्थिति में इनकी पूर्ति निश्चित समय में पूरी की जा सकती है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जो लगातार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाएंगे और इनकी पूर्ति में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इन्हें हम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। किनको? नवीकरणीय संसाधन को। और अनवीकरणीय संसाधन को हम अनापूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन के भंडार असीमित है, और देखिए, नवीकरणीय संसाधन के भंडार क्या है? असीमित है, बहुत सारे हैं। अनवीकरणीय संसाधन के भंडार सीमित है, यानी कि बहुत ही कम है। इनके उदाहरण नवीकरणीय के पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। खनिज जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन ये हमें प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं,
और मानव निर्मित संसाधन, हमें जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है उनका उपयोग करके मानव द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इसलिए उन्हें बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। इन संसाधनों को दो वर्गों में बांटा है, जैविक और अजैविक, और ये संसाधन केवल एक ही प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन निर्माण में अधिक समय लगता है, बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मानव निर्मित में कम समय लगता है। इसके बाद जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे खनिज है, जल है, वन है, प्राकृतिक, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भवन, स्मारक, मशीनें ये मानव निर्मित संसाधन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निजी संसाधन और समुदाय, यानी कि निजी को हम बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक को बोलते हैं सार्वजनिक संसाधन। तो आपको ध्यान रखना है, इन संसाधनों पर, निजी संसाधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है और सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों पर सभी समुदाय के लोगों का समान अधिकार होता है। निजी संसाधन में गांव में भूमि वाले किसानों की जमीन उनका निजी संसाधन है, और गांव में स्थित पंचायत घर सामुदायिक स्वामित्व वाला संसाधन है। निजी बाग, चरगाह, तालाब, कुआं ये सभी निजी संसाधन के उदाहरण हैं। शमशान भूमि, पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, गांव का सामूहिक तालाब और गांव का सामूहिक कुआं ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में संभावी और विकसित संसाधनों में अंतर। देखिए, जब हमने एक नंबर के प्रश्न आपको कराए थे, एक अंक के प्रश्न कराए थे, वहां पे भी था कि संभावी संसाधन और विकसित संसाधन किसी प्रदेश में विद्यमान वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि वे संसाधन जो हमारे पास है तो सही, लेकिन हम उनका उच्च तकनीकी ज्ञान या किसी अन्य वैज्ञानिक दृष्टि से या वैज्ञानिक तौर पर हमारे पास ज्ञान कम है, उनका हम उपयोग नहीं कर रहे, वे संभावी संसाधन होते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि जिनका उपयोग नहीं, यानी कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण करके उनकी उपयोगिता और किया गया संभावी संसाधन कहलाती है। जैसे भारत के, देखिए सिंपल सी भाषा में मैं आपको बात बताऊं कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है लेकिन तकनीकी अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं किया गया, तो उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में गुजरात, राजस्थान राज्यों में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं होने की वजह से हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे संभावी की परिभाषा क्या लिखोगे? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है लेकिन तकनीकी या वैज्ञानिक तकनीक के अभाव में हम उनका उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि हमारे पास ना तो वैज्ञानिक ज्ञान है ना तकनीक है, उसके बगैर हम उनका उचित उपयोग नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। लेकिन उनका ठीक तरीके से विकास नहीं हुआ, गुणवत्ता की मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। देखिए, ऐसे संसाधन जिनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है लेकिन उनकी अच्छी सूझबूझ और ज्ञान की कमी के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन हमेशा तकनीक और उसकी लागत पर निर्भर करते हैं। प्रश्न नंबर 7 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन वास्तव में राष्ट्र की ही संपत्ति होते हैं। सरकार को यह कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी जनता के हित में अपने अधीन कर सकता है। जैसे कि
जब हम कोई भी रोड या कोई भी बाईपास, कोई भी नेशनल हाईवे निकालते हैं तो उसमें किसानों की जमीन ले लेते हैं, तो वो राष्ट्र हित या जनता के हित के लिए काम किया जाता है, तो सरकार उसको अपने अधीन ले सकती है। सरकार सड़कें, रेल लाइनें आम लोगों की जमीन पर ही बनाती है। देश के सारे खनिज, जल संसाधन, वन्य जीवन सब राष्ट्र की संपत्ति होती है। राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक जो महासागरीय क्षेत्र होता है, इसमें पाए जाने वाले जितने भी संसाधन होते हैं वो किसी राष्ट्र के संसाधन होते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं कि कुछ संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रित करती है, जैसे तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी यानी कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं, उससे परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता, तो इसलिए उसको बोलते अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, संसाधनों के संचित कोष से क्या अभिप्राय है। देखिए, संचित कोष का मतलब है यह संसाधन भंडार का ही एक भाग है, इन्हें तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है। इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, इन्हें भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए बचा कर रखा गया है और वर्तमान में इनका उपयोग बहुत सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। जैसे हमारे बांधों में पड़ा जल हमारे वन संचित कोष है, इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसके बाद संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, संसाधनों की प्लानिंग क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानव के जीवन का संसाधन अनिवार्य हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा संसाधन होता है। ये मानव के अस्तित्व या मानव के आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बहुत ही अनिवार्य है, परंतु मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, इसलिए इनसे अनेकों समस्याएं पैदा हो सकती है। इसलिए संसाधनों का नियोजन जरूरी है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण संसाधनों को नष्ट किया जा रहा है और दूसरा संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गई है। इससे समाज दो वर्गों में, एक साधन संपन्न और एक साधनहीन यानी कि एक अमीर और एक गरीब यानी कि जैसी स्थिति पैदा हो गई है। प्रश्न नंबर अभी एक पॉइंट हो रहा है, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से पर्यावरण में के दूषित होने का भी खतरा पैदा हो गया है। इससे पारिस्थितिक में भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का नष्ट होना, भूमि का निम्नीकृत होना, पर्यावरण प्रदूषण का खतरा बढ़ना, ये सभी चीजें संसाधनों के अनुचित उपयोग के कारण हुई है। इसलिए इन सभी उपरोक्त कारणों के कारण संसाधनों का नियोजन करना बहुत ही अति आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, भारत जैसे देश के लिए संसाधन नियोजन का विशेष महत्व क्यों है। देखिए, संसाधनों के उचित उपयोग के लिए नियोजन एक उत्तम तरीका होता है, प्लानिंग एक उत्तम तरीका होता है और भारत में संसाधनों की बहुत अधिक विविधता है। भारत में अनेक प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, इसलिए भारत के लिए नियोजन का और अधिक महत्व है। भारत में कुछ क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार के संसाधन बहुत अधिक पाए जाते हैं, जबकि अन्य स्थानों पर वही संसाधन कम पाए जाते हैं। जैसे कोयले की बात करें, पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है, असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में कम क्षेत्र में कोयला पाया जाता है। तो भारत में ऐसे प्रदेश है जहां पर महत्वपूर्ण संसाधनों की बहुत कमी है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है पर विकास की कमी है। तो जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की बहुत ही अधिक मात्रा है, वहां पे जल की कमी है। इस बात को देखते हुए भारत में संसाधन नियोजन बहुत ही आवश्यक है, इसलिए प्लानिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत में जो संसाधन हैं वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। कहीं पे अधिक पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। इसलिए जहाँ पे अधिक पाए जाते हैं वहाँ से अन्य स्थानों पर पहुँचाना
देश के आर्थिक विकास का एक हिस्सा होता है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए संसाधनों का नियोजन बहुत ही विशेष महत्व देगा। प्रश्न नंबर 11 में तथ्य पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है, इसके कुछ सिद्धांत बताइए। देखिए, तथ्य पोषणीय विकास से अभिप्राय कि हम संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें जिससे आवश्यकता भी पूरी हो और आने वाली पीढ़ी को भी लाभ पहुंच सके, जैसे मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, जीवन के सभी रूपों की देखभाल करना, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना। देखिए, सतत पोषणीय विकास इसी चीज को कहते हैं कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाकर भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए जो विकास किया जाता है या संसाधनों का उचित उपयोग किया जाता है, उसे हम सतत पोषणीयता का विकास के नाम से जानते हैं या उसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त नोट लिखना है। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है कि ब्राजील के शहर में, मैंने बताया था रियो डी जेनेरियो कहाँ हुआ था, ब्राजील के एक शहर में जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए और इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य है विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि लगातार अनुचित संसाधनों का उपयोग होने की वजह से भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैविक विविधता बढ़ रही है। तो रियो सम्मेलन में वन्य सिद्धांतों पर सहमति जताई गई और इस सम्मेलन में तथ्य पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया और इस एजेंडा का उद्देश्य है भूमंडलीय तथ्य पोषणीय विकास को प्राप्त करना था। पहली बात ध्यान से सुने, जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन था वो ब्राजील देश के एक शहर में हुआ, जून 1992 में हुआ। इसमें 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष आए हुए थे और वहां पे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से ये हुआ था, तो वहां पे इकट्ठे हुए। दूसरी बात, इस सम्मेलन में विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल करने के लिए और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर साइन किए गए कि उस पे ये बताया गया कि भाई हमें तथ्य पोषणीयता विकास के लिए एजेंडा 21 अपनाना है, स्वीकार करना है और इसका उद्देश्य होगा कि भूमंडलीय तथ्य पोषणीयता का विकास करना है। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और संसाधनों का समुचित तरीके से उपयोग करके हम जो विकास करेंगे वो हमारा तथ्य पोषणीयता विकास कहलाएगा। प्रश्न नंबर 13 में संसाधन नियोजन, अभी हमने बताया कि हमारे देश में संसाधन सीमित है, इनका वितरण भी असमान है, इसलिए अपने संसाधनों को नियोजित करना आवश्यक है। पहला तरीका है कि पहले स्तर में संसाधन का सर्वेक्षण करना, मानचित्र बनाना, संसाधन के महत्व और गुणों को मापना। दूसरा है संसाधनों का मूल्यांकन करना, फिर उसके आर्थिक महत्व के आधार पर प्रौद्योगिकी करना और तीसरा है उसके उपयोग और पुनः उपयोग पर बल देना। इस तरह हम संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, भूमि संसाधन कौन कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। देखिए, भारत में भूमि में पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, ये स्थल रूप पर पाए जाते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग पर्वतों से घिरा हुआ है और पर्वत कई नदियों के स्रोत भी है जो सारा वर्ष बहती है और भारत के कुल क्षेत्रफल के 43% भाग पर मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है और देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग पठारी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में खनिजों का, जीवाश्म ईंधनों का और वनों का अपार भंडार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15,
मानव प्राणियों के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। देखिए, संसाधन जो होता है अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोगों की समृद्धि का आधार होता है। मकान, मानव को खाने, पहनने और रहने के साधन इन्हीं संसाधनों से प्राप्त होते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल संसाधनों से ही प्राप्त होता है और शक्ति के साधन और खनिज पदार्थ इन्हीं संसाधनों से प्राप्त होता है। और संसाधन जो होते हैं देश के आर्थिक विकास का आधार होता है। तो संसाधन कितने जरूरी है, एक सुई से लेकर जहाज के निर्माण में भी संसाधनों का उपयोग होता है। इसलिए संसाधनों का नियोजन भी जरूरी है, संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी है और संसाधनों का उचित उपयोग सूझबूझ और उचित ज्ञान से ही करना जरूरी है। देखिए, आज की इस क्लास में हम इतना ही कराएंगे और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।